एक 40 साल की महिला आपके पास ये निशान लेकर आई है। जैसे ही आप ये निशान देखते हैं, आप अपनी डायग्नोसिस बना लेते हैं कि हाँ, इस महिला को क्या हो सकता है। थोड़ा पॉज करिएगा वीडियो को और सोचिएगा कि इस महिला को क्या हो सकता है। बिल्कुल आपकी डायग्नोसिस सही होगी कि इस महिला को विटिलिगो या तो विटिलाइगो बोलो या तो आम भाषा में सफ़ेद दाग बोलो, उसकी बीमारी हो सकती है। अब जैसे ही मैंने आपको सफ़ेद दाग बोला तो शरीर में सफ़ेद दाग केवल विटिलिगो ही हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है। शरीर में सफ़ेद दाग बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर इस केस के पर्टेनिंग और क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती थी वो मैं आपको बता के चले जाता हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास महिला ऐसे प्रेजेंट करके चले जाती, इसी पिक्चर का जूम्ड आउट वर्जन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये लीजन अगेन थोड़ा सा सफ़ेद दिख रहा है, पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप नोटिस करेंगे ये लीजन में, जो पहले मैंने पिक्चर दिखाई उसमें, पहले पिक्चर जिसको आपने विटिलिगो डायग्नोस कर लिया, आप सही थे उसमें, उस केस में क्या था, एक तो वो लीजन बिल्कुल ही पूरा सफेद था जिसको अपन कहते हैं डिपिगमेंटेड लीजन। उसके साथ साथ में एक और चीज थी कि वो लीजन के ऊपर कोई सी भी स्केल नहीं थी, कोई सी भी परत नहीं थी। ये लीजन पे आप देखिए थोड़ी सी स्केल्स दिख रही हैं आपको, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? और सबसे पहले तो मेरे को यही बता दो कि इस केस की डायग्नोसिस क्या हो सकती है। इस केस की डायग्नोसिस है पिटाइरियासिस वर्सिकोलर, मतलब कि आम भाषा में अपनी भभूति। तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि विटिलिगो है मतलब सफेद दाग जो अपन बोलते हैं वो है, कि भैया पी वर्सिकोलर है, भभूति है। कैसे डिफरेंशिएट करना है? डिफरेंशिएट करने का एकमात्र तरीका, निशान देखो, अच्छे से देखो, बार बार 3-4 बार देखोगे तो डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे। जो सफेद दाग होता है जिसको अपन विटिलिगो कह रहे हैं, वो पूरा डीपिगमेंटेड होता है, उसमें कोई सा भी कलर नहीं होता है, चौकी व्हाइट कलर जैसा होता है। पर ये निशान जो मैंने आपको दिखाया, क्या ये डीपिगमेंटेड है? इसको आप हाइपोपिगमेंटेड कहते हो। चलो मैं तो कहता हूं इसको भी डिफरेंशिएट मत कर पाओ। उससे इंपॉर्टेंट चीज देखो, स्केल्स। स्केल्स किस में प्रेजेंट है? पिटाइरियासिस वर्सिकुलर में स्केल प्रेजेंट होती है, विटिलिगो में स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती है। एक बोनस टिप देकर जा रहा हूं मैं, विटिलिगो का मरीज जब भी आ रहा है उसको गौर से देखो। गौर से देखने पे अगर उस चट्टे पे आपको सफेद बाल दिख रहा है तो मोस्ट लाइकली आपका वो निशान विटिलिगो का है, क्योंकि विटिलिगो में ल्यूकोट्राइकिया होता है। तो आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको मरीज को सफेद दाग की बीमारी थी कि पी वर्सिकोलर था। ऐसे ही एक और चीज जो विटिलिगो से कंफ्यूज कर सकती थी, आपकी महिला 40 साल की थी, ऐसे ही आपके पास 40-50 साल की महिलाएं आती होंगी। यूजुअली ओपीडी में 40 से 60 की रेंज वाली महिलाएं बहुत सारा ये निशान लेकर आती हैं और बहुत कंप्लेन करती हैं कि क्या डॉक्टर साहब हमको विटिलिगो है या नहीं है। अब ये निशान देखकर आप इसको बोल सकते हैं कि बिल्कुल ये हाइपोपिगमेंटेड तो नहीं है, ये भी डीपिगमेंटेड है, तो फिर इसको कैसे डिफरेंशिएट करूंगा मैं विटिलिगो वाले सफेद दाग से? तो इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, जब आपने विटिलिगो वाली पिक्चर देखी थी उस पिक्चर में आपने ऐसा नहीं देखा था कि इसकी जो मार्जिन है वो आपको पेटेलॉइड वाली दिख रही है। मतलब क्या कि जैसे ही जो भी लीजन देख रहे हो आप, उसकी मार्जिन फूल के पत्तों जैसी, फूल गोभी जैसी पेटेलॉइड दिख रही है। तो ये पेटेलॉइड मार्जिन जब भी दिखे तो इट इज नॉट विटिलिगो। मोस्ट लाइकली इस डायग्नोसिस को कहते हैं इडियोपैथिक गट्टेड हाइपोमिलेनोसिस। आम भाषा में आपको समझाने के लिए, आपके मरीज को समझाने के लिए आपको यह बोलना होगा कि जैसे उम्र के साथ बाल सफेद होते हैं, वैसे ही चमड़ी की धूप से लड़ने की क्षमता कुछ समय बाद कम हो जाती है, उसके कारण ये सेनाइल चेंजेस होते हैं। तो ये सेनाइल चेंजेस को बोलते हैं अपन इडियोपैथिक गट्टेड हाइपोमिलेनोसिस। ये जो चेंजेस हैं ये साइज में नहीं बढ़ते पर नंबर में बढ़ सकते हैं। पर आपको आपके मरीज को काउंसिल करना पड़ेगा कि ये सफेद दाग की बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल सेनाइल चेंजेस हैं जो चमड़ी पर आ रहे हैं। तो आप ऐसे काउंसिल करेंगे मरीज को, तो आप मरीज को जबरदस्ती इसको विटिलिगो मान के गोली भी नहीं देंगे और आपका काम चलता रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि आपके पास मरीज सफेद दाग के साथ आया था, आपकी मैंने उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता दी कि पी वर्सी हो सकता है, इडियोपैथिक गट्टेड हाइपोमिलेनोसिस हो सकता है। पर सवाल यहां फंस रहा है कि आपका जो मरीज है उसको उसके विटिलिगो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उस चीज के लिए आया ही नहीं है आपके पास। आपने बस उसको ओपीडी पे आया, उसने टेबल पे हाथ रखा, आपने विटिलिगो देखा, आप अपने दिमाग में सोचने लगे कि चलिए आपके पास ये मरीज विटिलिगो के लिए आया होगा, मैं विटिलिगो का ट्रीटमेंट लिखना चालू करता हूं। पर जैसे ही मरीज बोलने लगता है तो वो सफेद दाग का जिक्र ही नहीं करता आपके सामने, वो केवल जिक्र करता है, वो ये बोलता है, आपके पास वो महिला आपको ये बोलती है कि डॉक्टर साहब थकान बहुत रहती है और साथ साथ में शरीर थोड़ा सा दर्द कर रहा है। तो महिला की कंप्लेन क्या है? थकान है, फटीग है और बॉडी एक हो रहा है।
आप मरीज का एग्जामिनेशन करते हैं। पहले मरीज ने आपको 2 हिस्ट्री के पॉइंटर दिए। क्या क्या हिस्ट्री के पॉइंटर दिए? एक फटीग हो रहा है और एक बॉडी एक हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है शरीर में। आप मरीज का एग्जामिनेशन करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन क्या? एग्जामिनेशन नॉर्मल आ गया। अब जैसे ही आप एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन नॉर्मल आ गया, तो अपने दिमाग में आप हिस्ट्री से कोराबोरेट करना चालू करो कि कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ही मरीज आपके पास फटीग और बॉडी एक के साथ आता है, तो अपने दिमाग में सोचो कॉमन कॉजेज ऑफ फटीग क्या होते हैं। आप सबको पता है, बाकी बड़ी बड़ी हाईफाई चीजें बाद में देखो, सबसे पहले देखो कॉमन कॉज ऑफ फटीग क्या हो सकता है। महिला है तो आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, D3 की डेफिशिएंसी हो सकती है, साथ में अगर महिला को डायबिटीज तो उसकी कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, या महिला को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपने अपने दिमाग में रखवाई। इसके अंतर्गत आपने महिला को जांचें करवाई। महिला की जितनी भी जांचें थी, रूटीन्स थे, CBC में हीमोग्लोबिन नॉर्मल, B12 नॉर्मल, D3 नॉर्मल, सब नॉर्मल आ गया। केवल एक जांच में गड़बड़ी आई। वो किसमें? वो थायराइड फंक्शन टेस्ट में। उसमें क्या गड़बड़ी आई? उसमें गड़बड़ी ये आई कि महिला का जो TSH था वो TSH ज्यादा निकला और जो T4 था वो T4 कम निकला। अब थायराइड इंटरप्रिटेशन आप क्लिनिकल गुरुजी से इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आप वेल वर्स्ड हो गए हैं, तो लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में बिना अगली स्लाइड देखे कि इसकी महिला की डायग्नोसिस क्या है जिसका TSH बड़ा है और T4 कम है। अगर T4 कम है और TSH बड़ा है, मतलब मरीज को क्या है? आपकी महिला को हाइपोथायराइडिज्म है। और कौन सा हाइपोथायराइडिज्म है? प्राइमरी वाला। क्यों? क्योंकि T4 कम है और उसने फीडबैक से TSH को बढ़ा दिया। अब मैं आपको यहाँ TFT का इंटरप्रिटेशन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी महिला को निकल गया TFT में एबनॉर्मलिटी जिसमें TSH बढ़ा और T4 कम। आपने महिला को डायग्नोस कर लिया, आपकी महिला को प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे आप? इसमें आप महिला को लिवोथायरॉक्सिन खाने के लिए देंगे। अब लिवोथायरॉक्सिन का डोज कितना होता है? अब सबको पता है कि उसका डोज 1.6 टू 1.8 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से, अलॉन्ग विद आइडियल बॉडी वेट जो भी हो उसके हिसाब से आप ये गोली देते हैं। उसके साथ साथ में आपको ये याद रखना है कि अगर महिला ज्यादा एल्डरली है या कोई भी पेशेंट आपका ज्यादा एल्डरली है तो 20 से 30% डोज उस पेशेंट में आपको डिक्रीज करना होता है। पर यूजुअली लिवोथायरॉक्सिन का डोज कितना होता है? 1.6 टू 1.8 माइक्रोग्राम पर डे अकॉर्डिंग टू आइडियल बॉडी वेट। अब आपको यह देखना है कि आपने जब महिला को लिवोथायरॉक्सिन खाने दिया तो आप उसको इंस्ट्रक्शंस क्या देंगे। आप सब इससे वेल वर्स तो होंगे ही, पर एक बार और रिकैप करके चले जाओ। जब भी लिवोथायरॉक्सिन खाने के लिए देते हो तो महिला को बताना है कि उसको ये गोली खाली पेट खाना है। उसके साथ साथ में ये गोली कब खाओ? सुबह की तरफ खाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सुबह के टाइम खाना है। साथ साथ में खाने में अगर कुछ नाश्ता कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 घंटे का गैप होना चाहिए टैबलेट और नाश्ते में। खाली पेट खाना है, टैबलेट खाई, टैबलेट खाने के 1 आध घंटे बाद नाश्ता खाओ। इवन इंपॉर्टेंटली एक और चीज जो इंडिया में बहुत कॉमन है, मरीज लोग क्या करते हैं? गोली खा लेते हैं और गोली खाने के बाद तुरंत, आपने बोला नाश्ता नहीं करना पर चाय तो पी ले, तो चाय पी लो। तो एक चीज याद रख के जाना, गोली खाली पेट खाना है। एटलीस्ट कोई सी भी खाने पीने वाली चीज का पानी के अलावा 1 घंटे का गैप होना चाहिए। तो चाय कॉफी भी नहीं पीना है, यह भी इंपॉर्टेंटली बताना है। तभी जाके आपका इजीली जो थायराइड है वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो आपको लिवोथायरॉक्सिन इस इंस्ट्रक्शन के साथ आपके मरीज को बताना है। अब आपने जैसे ही मरीज को लिवोथायरॉक्सिन खाने के लिए दिया, अब आप क्या उम्मीद करते हैं? आप अपने मरीज को वापस कितने समय में बुलाएंगे और उसकी जांच जो TSH आपने करवाई थी वो भी वापस करवाएंगे? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां बता के चले जाता हूं। मैंने आपको बताया लिवोथायरॉक्सिन आपको एम्प्टी स्टमक खाना है, तो साथ साथ में एक और चीज पता रखो, अब जो थायराइड फंक्शन टेस्ट आपने करवाया था वो भी खाली पेट ही करवाना होता है। एक और चीज जो लिपिड प्रोफाइल होती है वो भी खाली पेट करवाई जाती है। और कौन सी जांच खाली पेट करवाई जाती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और एक और चीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे आप कि खाली पेट में ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। क्या रात में मैंने अगर 4 बजे कुछ खा लिया, सुबह 8 बजे जांच करवा सकता हूं क्या मैं? तो खाली पेट में ड्यूरेशन कितना होना चाहिए ये कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको आंसर के तौर पे। और साथ साथ में एक और चीज लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में कि और कौन सी जांच है थायराइड और लिपिड प्रोफाइल के अलावा जो खाली पेट करवाई जाती है। अब आपने आपके मरीज को लिवोथायरॉक्सिन खाने दिया था, अब आपने उसको आज के दिन लिवोथायरॉक्सिन दिया, अब उसको आप अपनी OPD में वापस कब बुलाएंगे रिस्पांस चेक करने के लिए? मतलब TSH वापस कब मॉनिटर करना होता है? TSH कब मॉनिटर करोगे आप? एटलीस्ट आफ्टर 6 to 8 वीक्स। जब आपने लिवोथायरॉक्सिन खाने दिया महिला को, उस डोज वाला लिवोथायरॉक्सिन आप 6 से 8 हफ्ते खाने दो और 6 से 8 हफ्ते बाद उस महिला को वापस OPD बुलाओ। 6 से 8 हफ्ते क्यों लगाया भैया? इसका एक बेसिक फिजियोलॉजिकल
प्रिंसिपल ये होता है कि जो T4 होता है मतलब लिवोथायरॉक्सिन है, उसकी हाफ लाइफ 7 से 10 दिन तक होती है और किसी भी गोली को एफिकेशियस होने में कम से कम 4 हाफ लाइफ लगती है। मतलब कि एक बेसिक चीज कि T4 की हाफ लाइफ कितनी थी, 10 दिन मान लो, तो 4 हाफ लाइफ तक आपको एफिकेसी चेक करना है, मतलब एटलीस्ट 40 दिन तो आपको देना है उस गोली को कि उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है। तो आपने लिवोथायरॉक्सिन आज खाने दी तो आपके मरीज को आप 6 से 8 हफ्ते बाद बुला सकते हो और फिर रिस्पांस के हिसाब से कि अगर मरीज का थायराइड बराबर रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, उस हिसाब से आप डोज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। और डोज इंक्रीज और डिक्रीज किस रेंज में करना है, तो 25 to 50 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। एक बेसिक फिजियोलॉजी मैंने आपको इसलिए बता दी कि आपको बस इतना याद रखना 6 to 8 वीक्स में आपको मॉनिटर करने के लिए बुलाना है, पर उसके अंदर की क्या चीज थी ये आपको पता होना चाहिए। आप इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो T4 का हाफ लाइफ रहता है वो 7 to 10 डेज का है और एटलीस्ट 4 हाफ लाइफ चाहिए होती है कि आप गोली की एफिकेसी मेजर कर पाओ। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कितना सिंपल केस था, आपने थायराइड के बारे में बताया, आपके पास महिला आई थी, आपने महिला के बारे में बताया कि उसको थायराइड की बीमारी निकल गई, लिवोथायरॉक्सिन देना था, हमको इतना तो पता था, तो फिर क्या केस हुआ? केस अभी खत्म नहीं हुआ है, केस तो अब चालू हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने महिला को लिवोथायरॉक्सिन खाने दिया और महिला आपके पास 25 दिन बाद फिर से आती है और कहती है डॉक्टर साहब कोई असर नहीं पड़ा, देयर इज परसिस्टेंट फटीग, और साथ साथ में अब तो जो नौजिया हो रहा है वो नौजिया वर्सन हो गया है मेरा, और मेरे को भी वेट लॉस भी होने लगा। अब आप देखते हैं कि और क्या हो रहा है इस महिला को। महिला 25 दिन लिवोथायरॉक्सिन लेने के बाद फटीग के साथ आ गई, वर्सिंग नौजिया के साथ आ गई और वजन कम के साथ आ गई। अब ये क्या हो रहा है ये सोचने लगते हैं आप महिला का इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाने के पहले एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन में महिला का बीपी कम आ जाता है। अब आप सोचते हैं ऐसी क्या स्थिति हो रही है महिला को जिससे उसका बीपी कम आ रहा है, साथ साथ में महिला को टेकिकार्डिया हो रहा है, हार्ट रेट उसकी बढ़े हुए है, सोडियम जो है वो लो है महिला का, जो पोटेशियम है वो हाई है, मतलब हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकेलीमिया देखने मिल रहा है। आप SCO3 करवाते हो तो SCO3 जो है वो 9 आ जाता है। आप जैसे ही देख लेते हैं सोडियम पोटेशियम SCO3 में दिक्कत है, SCO3 मतलब ये एसिडोसिस की तरफ जा रहे हैं शायद अपन, उसके साथ साथ में सोडियम जो है वो कम आ रहा है, पोटेशियम हाई आ रहा है, तो शायद किडनी और एड्रिनल की प्रॉब्लम है। जैसे ही किडनी और एड्रिनल की प्रॉब्लम सस्पेक्ट करते हैं तो आप एक डायग्नोसिस मरीज की करवा लेते हैं, एक जांच मरीज की करवा लेते हैं, और वो जांच कौन सी होती है? 8 AM कॉर्टिसोल की। और 8 AM कॉर्टिसोल कितना आता है महिला का? 2 आता है। अब यहां आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 8 AM कॉर्टिसोल अगर लेस देन 5 आए तो इट इज लो। इफ 8 AM cortisol is less than 5 it is low। आपकी महिला का क्या था? 2 था। तो आपकी महिला को क्या हो रहा है? आपकी महिला शायद एड्रिनल इनसफिशिएंसी में जा रही है। ये क्या हो रहा है? आपकी महिला एड्रिनल इनसफिशिएंसी में जा रही है। अब उसका कॉज क्या है? आपकी महिला एड्रिनल इनसफिशिएंसी में क्यों जा रही है? आपकी पेशेंट एड्रिनल इनसफिशिएंसी में क्यों जा रही है? क्योंकि जो लिवोथायरॉक्सिन रहता है जब उसको आप एडमिनिस्टर करते हैं तो लिवोथायरॉक्सिन कॉर्टिसोल के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, और जैसे ही कॉर्टिसोल का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो कॉर्टिसोल डिग्रेड हो जाता है और आपका मरीज एड्रिनल इनसफिशिएंसी में लैंड कर सकता है। तो आपको क्या देखना था इस केस में? क्या याद रखना था? सबसे पहले आपने जो विटिलिगो आपकी आंख से देखा था, महिला ने भले कंप्लेन नहीं किया पर आपको आपका दिमाग उस समय ही लगा लेना चाहिए था, आपके रोंगटे उस समय ही खड़े हो जाना चाहिए थे, आपके एंटीना उस समय खड़े हो जाना चाहिए थे भैया कि आप आपकी महिला को देख लो कि उसको एक थायराइड की प्रॉब्लम तो आ गई, साथ साथ में उसको एक और ऑटो इम्यून कंडीशन है जो थी विटिलिगो। तो शायद इस महिला को अंडरलाइंग एड्रिनल इनसफिशिएंसी तो नहीं थी, वो आपको फर्स्ट लाइन पे चेक कर लेना चाहिए था। क्योंकि एक बीमारी होती है जिसको अपन कहते हैं पॉलीग्लैंडुलर ऑटो इम्यून सिंड्रोम। आपकी महिला पॉलीग्लैंडुलर ऑटो इम्यून सिंड्रोम में हो सकती थी और महिला आपकी निकली क्योंकि जैसे ही आपने लिवोथायरॉक्सिन खाने दिया आपकी महिला एड्रिनल इनसफिशिएंसी में लैंड हो गई। अब एड्रिनल इनसफिशिएंसी में मैंने आपको बताया आपका सीरम कॉर्टिसोल 2 आ गया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको आज बता के चले जाता हूं, एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी। आप क्या करते हो? 8 AM का बेसल कॉर्टिसोल लेवल करवाते हो। जैसे ही बेसल कॉर्टिसोल लेवल एड्रिनल इनसफिशिएंसी के इनकंसिस्टेंट होता है तो आप दूसरी डायग्नोसिस के बारे में सोचते हो, पर जैसे ही बेसल कॉर्टिसोल लेवल आपका कम आता है रेफरेंस रेंज के तो फिर आप मरीज का एक और टेस्ट करवाते हो और इस टेस्ट को कहते हैं अपन
कोसेंट्रोपिन स्टिमुलेशन टेस्ट। ये भी आपके लिए केवल थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, बस बता के चले जाता हूं जो आपको दिमाग में रखना है कि आप महिला का क्या करवाते हो, बेसल एसीटीएच का लेवल करवा लेते हो। बेसल एसीटीएच का लेवल करवाने के बाद आप महिला को इंट्रावीनस एसीटीएच देते हो। कितना देते हो, 250 माइक्रोग्राम देते हो। और फिर 250 माइक्रोग्राम देने के बाद आप 30 और 60 मिनट के बाद फिर से कॉर्टिसोल का वैल्यू चेक करते हो, और अगर ये नॉर्मल जो सिट्रोपिन टेस्ट है आपका वो नॉर्मल आ जाए तो आपको एड्रिनल इनसफिशिएंसी के बारे में नहीं सोचना है। पर अगर कॉर्टिसोल लेवल कम आए तब आप सोच सकते हो कि हां आपकी महिला को एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। पर एड्रिनल इनसफिशिएंसी जब भी ग्लैंड्स पढ़ते हो, एंडोक्राइन पढ़ते हो, हमेशा याद रखना ग्लैंड्स का जो कनेक्शन है वो ब्रेन से होता है। तो एक प्राइमरी कंडीशन होती है, एक सेकेंडरी कंडीशन होती है। प्राइमरी कंडीशन का मतलब होता है कि ग्लैंड इटसेल्फ में प्रॉब्लम हो, और सेकेंडरी में कंडीशन में का मतलब है कि ग्लैंड जिससे कंट्रोल हो रही है उसमें प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी महिला का कोसेंट्रोपिन टेस्ट के बाद कॉर्टिसोल लेवल कम आए पर एसीटीएच हाई आए, मतलब क्या है, नेगेटिव फीडबैक बराबर चल रहा है और कॉर्टिसोल लो है, मतलब प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम एड्रिनल में इटसेल्फ है, तो ये क्या है, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है। पर अगर आपकी महिला का कॉर्टिसोल भी कम आ जाए और लो एसीटीएच भी कम, मतलब एसीटीएच भी कम आ जाए, दोनों ही चीजें कम आ जाए, मतलब नेगेटिव फीडबैक भी काम नहीं कर रहा है, इटसेल्फ आपके पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में ही दिक्कत है, तो ये क्या है, सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है। तो आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपके पेशेंट को प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है कि सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है। कॉर्टिसोल तो दोनों में कम होगा, आप एसीटीएच की वैल्यू देखो, अगर एसीटीएच हाई है मतलब प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, और एसीटीएच लो है मतलब कि आपके मरीज को सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है। और इससे आसान एल्गोरिथम बता के चले जाता हूं, आपने आपके महिला में क्या करते हैं, आप आपने कॉर्टिसोल लेवल करवाया, कॉर्टिसोल लेवल लेस देन 5 आया, वही कंफर्म हो जाता है कि आपकी महिला को एड्रिनल इनसफिशिएंसी है। पर उसका एल्गोरिथम एक और पढ़ के चले जाओ, अगर 8 am कॉर्टिसोल मोर देन 15 आता है तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। पर अगर 8 am कॉर्टिसोल आपका 5 से 15 के बीच में आ जाए तो ये इंडिटरमिनेंट होता है। फिर आप कोसेंट्रोपिन स्टिमुलेशन टेस्ट करते हो, कोसेंट्रोपिन स्टिमुलेशन टेस्ट के बाद आप एसीटीएच देते हो मरीज को, एसीटीएच देने के बाद अगर मरीज का कॉर्टिसोल बढ़ जाए, 18 के ऊपर आ जाए, तो ये इट एक्सक्लूड्स एड्रिनल इनसफिशिएंसी। पर अगर मैक्सिमम कॉर्टिसोल आपका लेस देन 18 हो तो इट कंफर्म्स योर एड्रिनल इनसफिशिएंसी। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी को आपको डिफरेंशिएट करना है। प्राइमरी में मैंने आपको बताया एसीटीएच हाई होगा और सेकेंडरी में एसीटीएच लो होगा। तो दिस इज हाउ आप अप्रोच कर सकते हो। आपके पास महिला या पेशेंट कोई भी आपका एड्रिनल इनसफिशिएंसी में आए तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि उसको प्राइमरी प्रॉब्लम है कि सेकेंडरी प्रॉब्लम है। अब आपका जो मरीज था वो एड्रिनल इनसफिशिएंसी में तो आ गया, आपकी जो महिला थी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में आ गई, अब उस महिला को क्या ट्रीटमेंट दोगे। एड्रिनल इनसफिशिएंसी में आपको याद रखना है आपकी महिला को आपको स्टेरॉइड देना पड़ेगा। स्टेरॉइड कौन सा दोगे, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन देना पड़ेगा। हाइड्रोकॉर्टिसोन दोगे तो किस डोज में दोगे, तो 10 to 15 mg पर मीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से इन डिवाइडेड डोजेज में आपको देना होगा। यूजुअली आप 10-10-5 10-5-5 इस हिसाब से डिवाइडेड डोजेज में आप हाइड्रोकॉर्टिसोन एड्रिनल इनसफिशिएंसी वाले मरीज को देते हैं। इस केस से अपन ने क्या सीखा, इस केस से अपन ने सीखा कि आपको आपके महिला की आपके पेशेंट की एक एक चीज नोटिस करना है, वेदर वो उसकी कंप्लेन है या नहीं है। आपने थायराइड एब्नॉर्मलिटी को ट्रीट किया, विटिलिगो पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपना दिमाग नहीं लगाया कि शायद ऑटो इम्यून और कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, और लेवोथायरॉक्सिन देने के बाद आपकी महिला एड्रिनल इनसफिशिएंसी में लैंड कर गई। पॉलीग्लैंडुलर ऑटो इम्यून सिंड्रोम था आपकी महिला को, दो आपने उसको ट्रीट कर दिया, पर आगे से अब आप इस बीमारी के बारे में याद रखेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है ये केस आपको कैसा लगा। एक और चीज कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ये केसेस कंटिन्यू यूट्यूब पे आते रहेंगे, तो अगर आप ऐसे ही सीरीज चाहते हैं केस की तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है मोर केसेस मोर केसेस मोर केसेस। थैंक यू वेरी मच।